हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं आप सबके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, जिसमें हमारी फीमेल लीड रियल वर्ल्ड से कॉमिक वर्ल्ड में चली जाती है और वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि उसे एक सपोर्टिंग रोल मिला है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। और वहाँ जाने के बाद हमारी हीरोइन को हो जाता है विलन से प्यार, तो वो कैसे सर्वाइव करेगी ये जानने के लिए देखते रहिए। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें रेडियो में अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि बहुत सालों के बाद यहाँ पर मेटेरियल शावर होने वाला है और हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारी स्टोरी की फीमेल लीड जियांग गोगू से। तो जियांग हमें अपने बारे में काफी सैड होकर बताती है कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद उसने जॉब ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे जॉब मिल नहीं पाई, तो वो फाइनली एक अनपॉपुलर नॉवेलिस्ट बन गई और अब तक वो अपनी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल ही कर रही है। तो वो रात को मस्त नहा धोकर शावर लेकर जैसे अपने बाल सुखाने जाती है, उसको बिजली के झटके लगते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता लगता है कि वो कॉमिक वर्ल्ड में पहुंच गई है, और वो भी अपनी लिखी हुई कॉमिक में नहीं बल्कि किसी और राइटर की लिखी हुई कॉमिक में, जिसकी स्टोरी उसे काफी बकवास लगी थी। ये न्यूज तो उसके लिए शॉकिंग थी ही, साथ में जब उसे ये पता लगता है कि उसे सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल प्ले करना है और वो भी कुछ दिनों बाद मर जाएगी, तो ये जानने के बाद उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो यही सोच रही थी कि वो इस सिचुएशन से कैसे डील करे, क्योंकि कॉमिक स्टोरी के अकॉर्डिंग अभी उसे फीमेल लीड को काफी ज्यादा बुली करना था, लेकिन वो तो अभी सदमे में थी, तो उसे बुली क्या करती, वो तो खुद ही उससे पीछा छुड़ाकर जा रही होती है। लेकिन तभी एंट्री होती है हीरो की, जो कि आते ही अपनी हीरोइन नुआन को जियांग से बचाने की कोशिश करने लगता है और उसकी ऐसी हरकत देखकर हमारी जियांग समझ जाती है कि ये हीरो जुई है। जब जुई उसे डांटने लगता है स्टोरी लाइन के हिसाब से, तो वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर जुई जो कि कॉमिक में उसका फियांसे था, वो उसके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है। ये जानने के बाद तो जियांग मुंह बनाने लगती है कि तुमसे शादी करना भी कौन चाहता है। इधर जुई नुआन को लेकर वहाँ से जाने लगता है प्रोटेक्ट करते हुए, कि तभी वहाँ एंट्री होती है स्टोरी के विलन यान लियांग की, जो कि आते ही सबसे पहले जुई और नुआन को टीज करता है, जिससे जुई काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, पर यान उसे इग्नोर करते हुए जाता है जियांग के पास और उससे काफी पोलाइटली अपने साथ जाने के लिए पूछ रहा होता है। यहाँ जियांग सोचती है कि ये तो स्टोरी का विलन है ना, फिर ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, कि स्टोरी में तो ये लाइन थी ही नहीं। पर यान जियांग को धीरे से कहता है कि अगर अपनी रेपुटेशन बचानी है और तुम चाहती हो कि लोगों को ना पता लगे कि तुम्हारे फियांसे ने तुम्हें डंप कर दिया है, तो मेरे साथ चलो। तो जियांग ये सोचकर रेडी हो जाती है कि पहले सिचुएशन से निपट लेते हैं, बाद में स्टोरी को देखा जाएगा। तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो यान की गर्लफ्रेंड है। यान जियांग को लेकर वहाँ से चला जाता है, उसको जाते हुए पीछे से जुई रोकता है, पर यहाँ यान काफी बॉसी स्टाइल दे रहा होता है, जिसे देखकर जियांग फुल इम्प्रेस हो गई होती है। वो उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है और उसकी इस हरकत की वजह से जुई का चेहरा देखने लायक होता है। इधर यान जियांग को ले जाकर उससे बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो मुझे पे करो, और जियांग सोच रही होती है कि ये तो स्टोरी का विलन है, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं स्टोरी में गाओ के साथ, फिर यहाँ स्टोरी चेंज कैसे हो रही है। वो यही सब सोच रही होती है कि यहाँ यान कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प किया ना, तो बताओ कैसे पे करोगी, तो वो उसे थैंक यू बोल देती है, जिस बात पे वो मुस्कुरा देता है। यान को अपना इतना क्लोज देखकर जियांग काफी ज्यादा कंफ्यूज और नर्वस हो जाती है, तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन लड़खड़ा कर वो यान के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे उन दोनों की किस हो जाती है। और ये देखने के बाद तो वो फुल शॉक मोड में चली जाती है और यान को समझाती है कि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन यान उसे क्लोज करते हुए कहता है कि उसने कब कहा कि उसका ऐसा इंटेंशन था। पर तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि वहाँ पे जियांग की कॉमिक वाले दादाजी और जुई की मॉम वहाँ आ गई है, और उन दोनों को इस हालत में देखकर दोनों ही काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। यान तो उनके सामने भी फुल जियांग को बेबी बोल देता है, जिससे जियांग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसे उसका सपोर्ट करना पड़ता है। जियांग को पता लग जाता है कि ये उसके कॉमिक कैरेक्टर वाले दादाजी हैं, तो वो उनको समझाने की कोशिश करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ जुई आ जाता है नुआन के साथ, तो वो अनाउंसमेंट कर देती है कि वो यान की गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही दादाजी काफी ज्यादा गुस्से में जियांग को डांटने लगते हैं कि आज उसकी एंगेजमेंट है और वो ऐसा है बिहेव कैसे कर सकती है। पर जियांग उन्हें बता देती है कि आज उसकी एंगेजमेंट नहीं है, क्योंकि जुई ने अभी उसके साथ सारे रिलेशनशिप तोड़ दिए हैं और आज तो उसे उसका नया प्यार भी मिल गया है। और इस बात में थोड़े से घी डालने के लिए यान भी शामिल हो जाता है और वो भी दादाजी को काफी ज्यादा भड़का देता है। ये सुनते ही जुई की मॉम जुई पर काफी ज्यादा भड़क जाती है, लेकिन वो भी अनाउंसमेंट कर देता है कि वो नुआन के साथ रिलेशनशिप में है। और ये सुनने के बाद तो जियांग के दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियांग के दादाजी आराम कर रहे होते हैं और जियांग वहीं खड़े खड़े सोच रही होती है कि स्टोरी में तो ऐसा था कि उसकी शादी पहले जुई से होने वाली थी, फिर उनका डाइवोर्स होने वाला था, और जैसे ही उनका डाइवोर्स होता वो प्यार में पागल लड़की अपना एक्सीडेंट कराकर मर जाने वाली थी। और अब तो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि स्टोरी कहाँ जा रही है और उसे बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है कॉमिक वर्ल्ड में रहने का। वो ये सब सोच रही होती है कि तभी उसके दादाजी को होश आ जाता है और वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो यान के साथ रिलेशनशिप में क्या कर रही है, और उसे काफी बुरा लगता है कि जुई ने उसे चीट किया। तो जियांग समझा देती है कि जुई ने उसे मना कर दिया था, लेकिन यान जब से उसकी लाइफ में आया उसकी लाइफ काफी अच्छी हो गई है। तो वो यान की तारीफें कर रही होती है कि यान पीछे से अपनी सारी तारीफ सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों आराम से बात कर रहे होते हैं, जहाँ यान उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे दादाजी से हमारे बारे में बात कर ली है, और वो यहाँ जियांग के काफी ज्यादा क्लोज जा रहा होता है, लेकिन जियांग इरिटेट हो रही होती है। इससे पहले कि वो उसकी इस हरकत पे उसे कुछ सुना पाती कि वहाँ जुई आ जाता है और वो उन दोनों को साथ में देखकर चिढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, ये काफी ज्यादा बुरा लड़का है। जियांग उसकी ऐसी बकवास सुन के कहती है कि तुम उससे दूर नहीं रह सकते, वो तुम थे जिसने हमारे रिलेशनशिप को खत्म किया है, अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो, जाओ ना अपनी मेल लीड के पास। और फिर अपनी बात बदलते हुए कहती है मतलब नुआन के पास, अब तो तुम दोनों रिलेशनशिप में हो
ना। उसकी बातें सुन के जुई गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वो सोचती है कि ये कैसे कैरेक्टर है इस ड्रामा में, उसकी समझ के बाहर है। फिर उसे याद आता है कि पीछे तो यान है, तो वो यान को बहाना मार के चली जाती है वहाँ से कि वो दादाजी को खाना देने जा रही है। यान उसकी इस हरकत पे भी हंस देता है। जियान दादाजी के लिए खाना ले जा रही होती है तो यान को देखकर वो कहती है कि तुम अभी भी यहाँ हो। वो कहता है कि मैं अपने फियांसे के साथ डिनर करना चाहता हूँ। वो मना कर देती है कि वो उसकी फियांसे नहीं है और उसे जाने का बोलती है। लेकिन जब वापस आती है तो यान को वहाँ देखकर और ज्यादा चौंक जाती है। यान उससे खाने का पूछता है कि क्या उसे खाना बनाने आता है, तो वो कहती है कि उसे एक ही डिश आती थी, वो भी उसने ऑनलाइन देखकर बनाई है। तो ये सुनने के बाद यान खुद कुक करने लगता है और जियांग उसे देखकर कहती है कि सोचा नहीं था कि किसी कॉमिक के विलन को खाना बनाते हुए देखेगी। यान ने सच में काफी ज्यादा डिलीशियस फूड बनाया होता है जिसे खाते खाते जियांग तो सारा ही खाना खा जाती है। यान ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और हंसने भी लगता है। फिर वो जियांग को कहता है कि तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम इतना खाना खाती होगी। जियांग खुद का डिफेंस करते हुए कहती है कि मैं इतना खाना नहीं खाती, ये खाना भी मैं उल्टी कर दूंगी क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है। और वो ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे कि उसे वॉमिटिंग होने वाली है। पर उसकी आवाज दादाजी सुन लेते हैं और वो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जियांग प्रेग्नेंट है और वो इस बात पे दोनों को डांटने लगते हैं। इससे पहले कि जियांग एक्सप्लेन कर पाती, यान इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और ये देखकर जियांग को गुस्सा आ रहा होता है। दादाजी उन दोनों को जल्दी से शादी करने का बोलते हैं, जिसपे यान तो फुल रेडी था और ये देखकर जियांग का खून खोल रहा होता है। बाद में जियांग यान से पूछ रही होती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। यान कहता है उसका हस्बैंड बनने के लिए। वो उससे रीजन पूछती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी जियांग अपनी और यान की एक सेल्फी लेकर अपने उस पिक को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियांग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इस वर्ल्ड से बाहर कैसे जाए कि तभी उसके पास यानी कि कॉमिक वाले फ्रेंड का कॉल आता है जो कि उसे साथ में हीरोइन को बुली करने के लिए बुलाने लगता है। ये देखने के बाद उसे गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन अब जब वो उस कैरेक्टर में है तो उसे प्ले करना पड़ेगा, तो वो बार में चली जाती है। उसके पहुंचने के कुछ देर बाद वहाँ नुआन भी पहुंच जाती है और उसका दोस्त जियांग को लेकर उसे बुली करने के लिए पहुंच जाता है। जियांग काफी कोशिश करती है कि वो इस झमेले से बाहर निकल जाए, लेकिन हीरो के आते आते वो सिचुएशन में ग्रैप हो ही जाती है। जुई को ऐसा लगता है कि जैसे जियांग ही उसकी नुआन को बुली करा था, तो वो उसे डांट कर नुआन को बचाकर चला जाता है। जियांग मन में सोच रही होती है कि जिस सिचुएशन से वो बचने की कोशिश करती है वहीं आकर फंस जाती है। चलो अब क्या करना है, अब बार में आ गए तो थोड़ी पार्टी कर लेते हैं। तो वो फुल टल्ली हो जाती है। यान को पता लगता है तो उसे कैरी करके उसके घर ले आता है और वो नींद में बड़बड़ाने लगती है कि मैं जियांग नहीं हूँ, मुझे यहाँ से वापस जाना है अपने घर। साथ ही वो सपने में यान को देखकर हैंडसम बोल रही होती है उसके मुंह पर और यान स्माइल करने लगता है। उसकी बातें सुनकर जियांग सपने में देख रही होती है कि यान उसे प्रपोज कर रहा है और इसी चक्कर में वो अपना इनर निकाल कर यान के ऊपर फेंक देती है। बेचारा यान तो काफी परेशान हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ यान शावर ले रहा होता है और जियांग की आंख खुलती है। तब उसे पता लगता है कि उसने किसी और के कपड़े पहने हुए हैं और ये देखकर काफी चौंक जाती है। जब उसकी नजर यान पे पड़ती है तो वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ हुआ है, तो वो यान पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसके घर में क्या कर रहा है। यान उसे समझाता है कि वो उसके घर में नहीं बल्कि वो उसके घर में आई हुई है और वो उसे कल रात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बोल रहा होता है। तभी जियांग को याद आता है कि रात में उसने काफी ज्यादा सीरियस किया था यान को और ये सोचकर एम्बेरस हो जाती है। यान उसके काफी ज्यादा क्लोज आता है और जियांग को काफी अफसोस हो रहा होता है उसकी हरकत पे, तो वो ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। यान रेडी होकर उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मजाक कर रहा था। वो ब्लैंकेट से बाहर आकर उससे पूछती है पक्का ना? वो कहता है हाँ। ये सुनने के बाद पहले तो वो राहत की सांस लेती है, लेकिन फिर ब्लैंकेट में छुपते हुए कहती है कि क्या इसको मेरी बॉडी अट्रैक्टिव नहीं लगती। यान उसकी इस हरकत पे कंफ्यूज हो जाता है और उसे जल्दी से तैयार होने का कहता है। वो पूछती है क्यों, तो वो कहता है कि हमें सर्टिफिकेट लेने जाना है। ये सुनते ही तो उसको जोर का झटका लगता है। नेक्स्ट सीन में उन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया होता है। ये देखकर जियांग कहती है कि ये तो सपने से कम नहीं है कि मेरी शादी हो गई है। ये वाला वर्ल्ड तो बहुत अच्छा है। बेचारी सपनों में ही खोई होती है कि कुछ रिपोर्टर्स आकर उनसे सवाल करने लगते हैं कि क्या आप दोनों ने शादी कर ली है। यान एक्सेप्ट करके कहता है हाँ, क्योंकि हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। रिपोर्टर जुई और जियांग के एंगेजमेंट ब्रेक होने के बारे में पूछते हैं, जिसपे यान कहता है कि मुझे तो इस दिन का कब से इंतजार था और फिर वो जियांग को देखकर मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में जियांग ऐसे बिहेव कर रही होती है फोन को कान से लगाकर जैसे कि उसके दादाजी उसके लिए परेशान हो रहे हैं। तो वो यान से कहती है कि दादाजी परेशान हो रहे हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। यान कहता है फोन तो बंद है, बात किससे कर रही हो। ये देखकर एम्बेरस हो जाती है और सोचती है कितनी बेवकूफ है वो, और फिर कहती है कि मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है तो मैं घर जा रही हूँ। कार से निकलकर भागने लगती है। यान उससे रोकते हुए कहता है कि यहाँ प्राइवेट हाउसेज है, टैक्सी नहीं मिलती। ये सुनने के बाद हंसते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं थोड़ी थक गई हूँ, क्यों ना तुम्हारे घर थोड़ी देर रुककर कुछ खा लूं। पर इससे पहले कि जा पाती उसके पैर में मोच आ जाता है, तो यान उसे कैरी करके लेके जाता है। घर ले जाकर वो उसके पैर पे दवाई लगा रहा होता है। ये देखकर जियांग मुस्कुराने लगती है। यान उसे हंसता हुआ देखकर उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर तुम शाय क्यों फील करी हो। वो कहती है नहीं। तो वो कहता है मैंने सुना है जो लोग झूठ बोलते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। वो मना करती है तो वो उसकी गुदगुदी स्टार्ट कर देता है, जिससे वो हंसने लगती है। उन दोनों की मस्ती की आवाज बाहर असिस्टेंट सुन लेता है और वो सोचता है कि हजारों सालों बाद पेड़ में फूल खिला है और इन्हें देख के तो नहीं लगता कि आज ये ऑफिस जाएंगे। तो वो इस बात को ग्रुप चैट में शेयर कर देता है। सारे ऑफिस के कलीग्स काफी खुश हो जाते हैं कि आज बॉस नहीं आने वाले। इधर यान मेडिसिन लाकर जियांग को देता है और कहता है नहाने के बाद लगा लेना। जियांग ये देखकर कहती है क्या तुम्हें हमेशा चोट लगती रहती है। वो कहता है जीने के लिए तो करना पड़ता है। वो उसे पूछती है सवाल का मतलब, तो वो उसे कुछ नहीं कहता, खाना बनाने के लिए चला जाता है। ये देखकर सोचती है कि पता नहीं इसका पास्ट कैसा होगा और किस तरीके का इंसान
गुस्सा नहीं है। फिर कहती है छोड़ो, मुझे तो अभी नींद आ रही है, और फिर सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो रात हो चुकी थी और साथ ही लाइट भी नहीं थी। तो फटाफट मोमबत्ती जलाती है, लेकिन उसे शोर सुनाई देता है। तो वो यान को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाती है, जहाँ यान काफी डरा हुआ सहमा वहाँ बैठा हुआ था। यान उसे देखते ही उसे हक कर लेता है। तो वो यान को शांत कराने के लिए गाना गाने लगती है। उस गाने को सुनकर यान सोचता है कि इससे इस गाने के बारे में कैसे पता। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कैंडल की रोशनी में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ जियांग हंसते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। यान को सीरियस देखकर कहती है मतलब मेरा मतलब ये था कि अगर तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो रात को सोते कैसे होंगे। तो यान कहता है कि मेरे साथ सो के देख लो, पता लग जाएगा। जियांग गुस्से में कहती है ख्याली पुलाव बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो अपना फोन देखती है, चौंक के खड़ी हो जाती है। यान पूछता है क्या हुआ, तो उसे दिखाती है कि उनकी शादी वाले पोस्ट पे बहुत बैड बैड कमेंट्स आए हैं, और वो भी बहुत सारे। ये सुनकर यान कहता है मुझे तो लगता है कि ये अभी बस शुरुआत है। ये सुनकर जियांग सैड हो जाती है। तो यान कहता है कि कहीं तुम इस वजह से तो सैड नहीं हो कि मैं तुम्हें रात को रुकने के लिए बोल नहीं रहा। चिंता मत करो, ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जब हमें रात में रुकने का मौका मिलेगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर जियांग मुंह बनाने लगती है। यान उसे उसके घर ड्रॉप करके मैसेज करता है। जियांग जब उस मैसेज को पढ़ती है, उसमें वेडिंग के लिए विशेष थी, तो ये देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि इस यान को तो काफी फ्लर्टिंग आती है, पर ये ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करेंगी क्योंकि मैंने बहुत सारी रोमांस नॉवेल्स पढ़ी हुई हैं। जबकि खुद मुस्कुरा रही होती है। मॉर्निंग में उठ के सोचती है कि ये अमीरों वाली लाइफ कितनी अच्छी है ना, कोई काम नहीं करना पड़ता, और वार्डरोब में इतने महंगे महंगे ड्रेस सामान देखकर सोचती है कि ये तो लाखों में, मेरी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी इन्हें खरीदने में, और यहाँ अमीरों को देखो प्राइस टैग भी नहीं हटाया हुआ है। और फिर सैड होकर सोचती है पता नहीं रियल लाइफ में उसे ये सब कब मिलेगा। ब्रेकफास्ट करने के लिए दादाजी के पास जाती है, तो दादाजी उससे कहते हैं कि अब तुम शादी कब करने वाले हो। ये सुनते ही उसे फंदा लग जाता है। वो कहती है दादाजी हम शादी के लिए वेट नहीं कर सकते। दादाजी मुंह बनाते हुए कहते हैं कि हम वेट कर सकते हैं, लेकिन वे भी वेट नहीं कर सकता। दादाजी की बात सुनकर जियांग कहती है कि दादाजी वैसे ये शादी ना बड़ी झमेले का काम है, आप बेबी को खतरे में थोड़ी ना डाल सकते हैं, कितनी परेशानी होगी ना बेबी को। ये सुनकर दादाजी कहते हैं हाँ ये तो एक रीजन है। वो स्माइल करने लगती है। तो दादाजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चाइनीज मेडिसिन प्रिपेयर कर दूंगा। ये सुनते ही तो उसके होश उड़ जाते हैं कि अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद लिया। नेक्स्ट सीन में वो यान के ऑफिस में गई होती है। उसके ऑफिस को देखकर कहती है कि ये घर है कि ऑफिस, सेम ही डेकोर कर रखा है। उसके बाद उसकी नजर एक बेल पे जाती है। वो उसे छूकर चेक कर रही होती है कि सेम ऐसा तो मेरे पास बचपन में था। तभी उसके पास यान आता है और उससे वो बेल लेकर कहता है कि इसे छूने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जियांग कहती है कि इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको लॉकर में रखो ना। तो वो कहता है नहीं, मुझे डर लगता है कि मैं इसे डेली नहीं देख पाऊंगा। ये देखकर जियांग कहती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है, उसे मिस कर रहे हो। यान उसे घूर के देखने लगता है। बाहर से वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस की उन दोनों को घूर के देख रही होती है। शायद मैडम को अच्छा नहीं लगा। जियांग को दिखाया जाता है जिससे उसके ग्रैंडपा उसके अंकल से उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। जियांग उसे देखते ही कहती है कि मैंने नॉवल में पढ़ा था कि ये अंकल दादाजी की बीमारी का फायदा उठाकर कंपनी को हड़पने वाले हैं, और यहाँ तक कि आगे चल के दादाजी के साथ और मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। तो वो अपने मन में सोच लेती है कि वो इस अंकल को कंपनी लेने नहीं देगी। यहाँ अंकल सेम वही बहाना लगाते हैं कि दादाजी आप तो बीमार है, और यहाँ तक कि जियांग प्रेग्नेंट हो गई है, तो अब कंपनी को कौन संभालेगा, क्यों ना आप मुझे कुछ दिन के लिए कंपनी संभालने को दे दे। जैसे ही जियांग का बेबी हो जाएगा मैं उसे कंपनी वापस कर दूंगा। जियांग कहती है कि अभी तो बेबी का आने में बहुत टाइम है, तब तक मैं कंपनी संभाल लूंगी। ये सुनने के बाद तो अंकल के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसके कुछ दोस्तों को उसके प्रेग्नेंट होने की खबर पता लग जाती है, और ये बात उसके बेस्ट फ्रेंड सिस्टर किम को पता नहीं होती। किम ये सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुमने मुझे नहीं बताया, मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो मुझे बताना चाहिए था ना। वो कहती है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम तो मेरे बेबी के होने वाले गॉड फादर हो ना, तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगी। वो इस बात पे खुश हो जाता है। तभी वहाँ कहीं से यान आ जाता है, और यान को देखकर जियांग सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। यान कहता है कि तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तो वो डरने लगती है। तभी सिस्टर किम उससे हाथ मिलाने लगता है, वो भी काफी ज्यादा शर्माते हुए। यान को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो उससे हाथ छुड़ाता है, उसको साइड करके जियांग को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। रास्ते में चलते हुए जियांग यान से पूछती है कि आखिर उसको उसका लोकेशन कैसे पता लगा। तो यान कहता है कि ये चीज मैटर नहीं करती है, मैटर ये करती है कि ऐसी जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए दोबारा मत आना। तभी उनके पास एक छोटी बच्ची फ्लावर बेचने आती है, जो कि यान को अंकल और जियांग को प्रीति दीदी बोल देती है, जिसे सुनकर यान का तो मुंह बन जाता है, और जियांग खुशी खुशी फ्लावर खरीद के उसे कहती है कि अंकल यान आपका फ्लावर। वो और चिढ़ जाता है और फिर घर जाकर मिरर में देखकर कहता है कि मैं इतना बूढ़ा तो हुआ नहीं हूँ, फिर मुझे अंकल किस लिए बोला। इधर जियांग सोच रही होती है कि अंकल आंटी सुनने की उम्र में मुझे लोग दीदी बोल रहे हैं, मैं कितनी बच्चों जैसी दिखती हूँ ना अभी भी। अंकल वर्ड सुनने पे तो यान का चेहरा देखने लायक था, और फिर वो सीरियस होते हुए कहती है लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि उसको मेरी लोकेशन कैसे पता लगी, ये तो पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में उसके पास उसके अंकल आते हैं उसको बिजनेस की क्लासेस देने के लिए। अंकल उसे कंपनीज के बारे में बता रहे होते हैं, ये सारी बातें उसके सर के ऊपर से जा रही होती है। अंकल जब ये देखते हैं कि जियांग को कुछ नहीं समझ में आया, तो वो कहते हैं कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम्हें बेबी पे ध्यान देना चाहिए, कंपनी मेरे हवाले छोड़ दो। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती, उसके पास यान का कॉल आ जाता है, जो कि उसे कान में ईयरफोन लगाने के लिए कहता है। वो ऐसे ही करती है। उसके बाद जैसे जैसे यान उसे बताता जाता है, वो भी अंकल को कंपनी के बारे में डिटेल में समझाती जाती है, जिससे अंकल का तो प्लान चौपट हो जाता है और वो वहाँ से मुंह बनाकर चले जाते हैं। जियांग यान को कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये सारी चीजें होने वाली थी। वो कहता है तुम्हारी अंकल की शक्ल देखकर पता लग गया था। वो उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि कहीं ये सब तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना। वो कहता है कि तुम्हें ये सब लगता है, मैं तुम्हारी नजरों में इतना बुरा इंसान हूँ क्या। वो उसे फिर से थैंक यू कहती है।
तो वो कहता है कि थैंक यू की जरूरत नहीं है, मुझे आज रात को डिनर पे ले चलो। वो मुस्कुरा देती है, उसके साथ डिनर पे चलने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वो उसका वेट कर रही होती है डिनर पे जाने के लिए, तभी कोई उसको पीछे से किडनैप कर लेता है और उसका फोन वहीं छूट जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता लगता है कि वो पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गई है जहाँ उसके आसपास सिर्फ पानी पानी है और उसे लोकेशन का कुछ पता नहीं था। दूसरी तरफ यान जब पार्किंग लॉट पे पहुंचता है तो उसे जियांग का फोन पड़ा हुआ दिखता है। वो समझ आता है कि कोई गड़बड़ है, तो वो अपने सेक्रेटरी को फोन करके सीसीटीवी फुटेज मंगाता है ताकि पता कर सके कि आखिर जियांग गई कहाँ है। इधर जियांग की जैसे ही आंखें खुलती हैं उसके सामने एक लड़का आता है और वो आते ही उसे कहता है कि प्रेसिडेंट जियांग, क्या आपने मुझे पहचाना? वो उसे पहचान नहीं पाती है तो पूछती है कौन है, तो वो कहता है आप इतनी जल्दी भूल गई। जियांग उसे गौर से देखने लगती है और किया था, पता चलता है वो तो नुआन का भाई है और बदला लेने के लिए आया है जियांग से क्योंकि उसे लग रहा था कि जियांग ने उसकी बहन को बुली किया है। जियांग उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो मानने वाला कहाँ था। कुछ देर बाद गुंडे उसे भी पकड़ कर ले आते हैं बांध कर, और फिर जियांग को पता लगता है कि ये लड़का इकलौता नहीं था उसे किडनैप करने वाला। इन आदमियों ने उसका फायदा उठाया और अब उसे भी बंदी बना लिया है। तो उनके जाते ही जियांग उससे हेल्प करने को बोलती है रस्सी खोलने के लिए, वो मना कर देता है। तो वो उसे समझाती है बच्चे अगर मरेंगे ना तो दोनों मरेंगे, अगर तू हेल्प करेगा तो हम दोनों यहाँ से बच के जा पाएंगे। तो वो उसकी बात मान जाता है कुछ देर के लिए। वो उसकी रस्सी खोल देता है, वो दोनों छुपते छुपाते वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में भागते हुए नुआन के भाई को चोट लग जाती है तो वो जियांग को आगे जाने के लिए कहता है लेकिन वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगती है। इसे देखकर वो कहता है कि तुम तो काफी काइंड हो, तुमने मेरी बहन को बुली नहीं किया होगा। पर रास्ते में ही गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं, पर तब तक यान आ जाता है जो कि उन्हें बचा लेता है, पर बचाते बचाते बेचारा खुद बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यान रेस्ट कर रहा था और जियांग उसकी केयर कर रही थी। तो यान उसे वॉशरूम ले जाने को कहता है। जैसे ही जियांग उसे वॉशरूम ले जाती है उसका पैर स्लिप होता है, वो दोनों के दोनों शावर में भीग जाते हैं। एक रोमांटिक सा माहौल क्रिएट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग को दिखाया जाता है जो कि पी के टल्ली हो जाती है और उसे गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। तो वो फटाफट यान के पास पहुंचती है जो कि बेचारा आराम से सो रहा था। जाकर उसे विलन बोल के परेशान करने लगता है। यान परेशान होकर कहता है कि कौन विलन? वो कहती है तुम, और कौन? फिर वो नशे में उसे सवाल जवाब स्टार्ट कर देती है कि तुमने मेरे फोन में कुछ डाउनलोड करके रखा है ना, हर बार तुम्हें मेरा लोकेशन कैसे पता लग जाता है? और फिर वो उसे नशे में सब बक देती है कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती। उसकी बातें सुन के यान को समझ में ही नहीं आता कि ये नशे में बोल रही है या होश में बोल रही है। और फिर जियांग को दिखाया जाता है वो उसके गाल खींचकर उसे परेशान करने लगती है। जब उसे कंट्रोल नहीं होता तो वो उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। यान भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी उस पर रोमांस स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसे पता लगता है कि उसने रात को क्या कांड किया तो ये देखकर शर्मिंदा हो जाती है। मिरर में जाकर देखती है अपनी बॉडी पर काफी सारे निशान है। तो वो कहती है कि क्या ये यान डॉग है? वो पीछे से कहता है नहीं ड्रैगन। तो वो एम्बेरस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यान जियांग को अपना क्रेडिट कार्ड देता है शॉपिंग करने के लिए। जियांग लेना तो नहीं चाहती थी लेकिन यान पकड़ा देता है। उसके जाने के बाद जियांग सोचती है कि क्या इसने मुझे कल रात के लिए पे किया, ये समझता क्या है खुद को। उसके बाद वो दोनों दादाजी से मिलने जाते हैं जहाँ दादाजी जियांग पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो बॉडीगार्ड लेके नहीं घूमती है, किडनैप हो गई थी। और फिर वो यान की भी क्लास लगाने लगते हैं कि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अकेले कैसे छोड़ सकता है। यान भी खुशी खुशी मान जाता है कि वो अब से अपनी प्रायोरिटी अपने बच्चे को और बीवी को रखेगा। और फिर दादाजी उन्हें बच्चे से रिलेटेड लेक्चर देने लगते हैं जिससे बचने के लिए जियांग खुद भी भाग जाती है और यान को भी ले जाती है। उनके जाने के बाद दादाजी किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन करवा रहे होते हैं। कान में बैठकर जियांग यान को थैंक यू बोलने के लिए कहती है कि मैं खुद भी बच गई और तुम्हें भी बचा लिया। तो यान उससे पूछता है कि क्या आज उसकी कोई मीटिंग है। वो मना कर देती है। तो वो कहता है कि मैं आज तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। और फिर दिखाया जाता है कि वो उसे बास्केटबॉल कोर्ट में लाया होता है। ये देखकर वो कहती है कि तुम यहाँ मुझे घुमाने लाए हो, तुम्हें लगता है मैं हील में खेल पाऊंगी? ये देखकर यान कहता है कोई बात नहीं, खाली पैर में खेल लेना, और वैसे भी काफी रिलैक्सिंग है। और फिर वो उसके साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है। खेलते खेलते जियांग डिसबैलेंस होकर गिरने वाली होती है कि कहीं से जुई आकर उसे थाम लेता है। ये देखकर जेलस यान फटाफट जियांग को अपने पास खींच लेता है। ये देखकर पता नहीं जुई भाई सबको क्यों इतनी चिढ़ मचने लगती है। यान उसे कुछ बातें सुनाकर जियांग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जियांग उसे चुपके चुपके देखने की कोशिश करती है और सोचती है ये तो बड़ा बॉसी टाइप का है, पर यान उसे देखने ही नहीं देता, जबरदस्ती लेकर जाने लगता है। जुई इस बात से भी चिढ़ जाता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। वो जाकर उसे अपना काम करने को कहता है। कार में जाकर वो जियांग को मेडिसिन देता है। जियांग उसका ये जेस्चर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और पूछती है कि तुमने आज तक डेट नहीं किया ना। वो शर्मा जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग को दिखाया जाता है जो कि कार क्रैश का सपना देखती है। उस सपने में उसे एक लड़का दिखाई देता है तो उठ के सोचती है कि आखिर वो लड़का कौन था। और फिर नेक्स्ट सीन में पहुंच जाती है अपनी फ्रेंड के पास। उससे पूछती है कि क्या उसने पास में किसी लड़की को डेट किया है या उसका कोई मेल बेस्ट फ्रेंड था। इस बात पे किम उसे पूरी की पूरी लिस्ट निकाल के दे देता है। कहता है एक, तुमने तो कितने लड़कों को डम किया तुम्हें खुद भी नहीं पता। जियांग सोच रही होती है ये लड़की है या प्ले गर्ल। और फिर वो अपने पास्ट में डम किए हुए लड़कों का इंटरव्यू लेना स्टार्ट करती है जो एक से एक नमूने थे। उनमें से एक को देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये वही कार क्रैश वाला लड़का है, लेकिन जब उससे बात करती है तो पता लगता है कि ये तो बिजनेस प्रपोजल के लिए आया। तो ये देखकर सोचती है कि अच्छा हुआ जियांग ने इन्हें डम कर दिया, नहीं तो ये तो इन्हें गोली मार देती। और फिर वो नेक्स्ट सीन में पहुंच जाती है यान को परेशान करने के लिए। उसकी बॉडी को ताड़ रही होती है कि यान की नींद खुल जाती है और वो उसे बहुत ही नॉटी वे में कहता है कि आज नहीं, आज वो इन्फेक्टेड है तो उसे भी बीमार कर देगा। ये सुनकर वो तिलमिला जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉगिंग करना स्टार्ट कर देती है कि यहाँ आने के बाद से तो उसने अपनी सेहत पे ध्यान दिया ही नहीं कि तभी उसे एक पागल औरत मिलती है जिसको काफी ज्यादा भूख लगी थी। तो वो उसे खाना खिलाने के लिए अपने साथ ले जाने लगती है। पर रास्ते में उसे जुई की मॉम मिल जाती है जो कि दोनों को बुली करने लगती है। और ये देखकर हमारी जियांग को पता लग जाता है कि ये यान की मॉम है। तभी यान आता है और अपनी मॉम को जुई की मॉम से बचाता है। जियांग भी उन्हें झाड़ देती है कि आप पक्का जुई की
ही मॉम हो। नेक्स्ट सीन में जियांग यान से उसकी मॉम का हाल पूछती है तो यान कहता है कि वो हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कहा है कुछ भी सीरियस नहीं है, ठीक है वो। अब जियांग ने तो कॉमिक पढ़ी थी तो उसे पता होता है कि उसकी मॉम आगे चल के सीढ़ियों से गिरकर मरने वाली है, तो वो उसे हॉस्पिटल में जाकर अपनी मॉम को देखने का कहती है। पर यान को कुछ समझा नहीं पाती तो कहती है कि शायद क्या पता प्लॉट लाइन चेंज हो गई हो। नेक्स्ट सीन में वो अपने गार्डन में बैठी होती है कि उसके पास जूही आता है जो कि उससे बचपन की बातें करने लगता है। वो सोचती है कि वो तो भूल ही गई थी कि ये उसका नेबर भी है और साथ ही मन में सोच रही होती है कि उसने कॉमिक पढ़ी थी, रटी थोड़ी थी, उसे कैसे पता होगा इनके बचपन के बारे में। तो वो बहाना करके वापस जाने लगती है। जूही उससे फिर मिलने का बोलता है। वो अपने मन में सोचती है कि तुमसे कौन मिलना चाहता है। नेक्स्ट सीन में वो पैकिंग कर रही होती है क्योंकि यान ने उसे कहा था कि वो एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है तो वो उसकी पैकिंग कर दे। तभी उसकी नजर उसकी बचपन वाली पिक पे जाती है जिसमें उसकी मॉम थी उसके साथ। वो सोचती है कि बचपन में कितना क्यूट था और फिर उसे ख्याल आता है कि उसने इस लड़के को कहीं देखा है, फिर अवॉइड करती है कि ये तो कॉमिक है। नेक्स्ट सीन में वो बैग लेकर यान के आने का वेट कर रही होती है। यान आता है, बैग लेता है और फिर पता लगता है कि वो अपनी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट जोना के साथ लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा है। वैसे तो ये एक बिजनेस ट्रिप था लेकिन हमारी जियांग काफी ज्यादा जेलस हो जाती है ये देखकर कि वो लड़की के साथ जा रहा है। इनफैक्ट यान उसे गुड बाय भी नहीं बोलता, बैग लेकर उसे आराम से घर जाने का बोलता है तो वो और ज्यादा चिढ़ जाती है। रात को इसी बारे में सोच कर परेशान हो रही होती है। यान उसे अपने दूसरे नंबर से कॉल करता है, उसके बारे में पूछता है और फिर कॉल कट कर देता है। जियांग को उसकी वॉइस थोड़ी सी अजीब लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको उसके अंकल बुलाते हैं। जब वो जाती है तो पता लगता है उसके अंकल ने उसे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की है और वो उसे चलाने के लिए कहते हैं। कार में बैठते ही उसे कुछ बेचैनी सी फील होने लगती है तो वो मना कर देती है बहाना करके कार चलाने से। अंकल का चेहरा तो देखने लायक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग यान के सेक्रेटरी के साथ बैठकर मीटिंग कर रही होती है जहाँ उसके सेक्रेटरी से उसे पता लगता है कि बिजनेस मीटिंग तो एक ही दिन में खत्म हो गई थी, अभी तो वो गायब है कहीं पे। जियांग उसके गायब होने का रीजन पूछती है तो सेक्रेटरी उसे न्यूज दिखाता है जिसमें उसकी मॉम के बारे में खबर निकली थी कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है, इस वजह से वो कहीं मिसिंग है। जियांग को पता लग जाता है कि कॉमिक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तभी उसे कॉल करके पता लगता है कार सर्विस से कि उसके अंकल ने जो कार गिफ्ट की थी उसके ब्रेक फेल से, तो वो समझ जाती है कि वो तो अंकल उसे मरवाने पे तुला हुआ है। नेक्स्ट सीन में जियांग यान को ढूंढते ढूंढते उसके होम टाउन पहुंच जाती है और उसके साथ मिलकर उसके बचपन वाले घर में जाती है जहाँ यान की काफी सारी मेमोरीज थी। यान वहाँ अपनी मॉम को काफी ज्यादा मिस करता है और जियांग के साथ अपनी मॉम की मेमोरी शेयर करता है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा फेमस थी लेकिन फिर वो जूही के फादर के प्यार में पड़ गई और बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने यान को बड़ा किया। और फिर जैसे ही जूही की फैमिली को इस बारे में पता लगा कि जूही के फादर का एक और नाजायज बेटा है तो उन्होंने उसकी मॉम को बुली करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मॉम पागल हो गई और यान इस कंडीशन में पहुंच गया। इसलिए तो फोन का सरनेम भी यूज नहीं करता। पर अभी जियांग उसे मोटिवेट करती है, उसके साथ होती है तो ये चीज उसे काफी अच्छी लगती है। नेक्स्ट सीन में जियांग ने यान के लिए खाना बनाया होता है तो उसका बनाया हुआ खाना देखकर यान कहता है कि तुम तो नवाबजादी थी ना, तुम्हें खाना बनाना कैसे आता है, तुम तो काफी ज्यादा डिफरेंट हो। जियांग डर जाती है कि कहीं इसकी पर्सनैलिटी का डिफरेंस इसे पता न चल जाए। नेक्स्ट सीन में यान जियांग को स्टार्स देखने के लिए ले जाता है और बताता है कि वो बचपन में यहाँ बहुत आता था स्टार्स देखने के लिए और एक दिन स्टार्स देखते देखते यहीं रह गया था। काफी ज्यादा रात हो गई थी, इस वजह से उसे अंधेरे में डर लगने लगा और तब से उसकी मॉम उसे गाना गाकर सुलाती थी और वही गाना सेम जियांग को भी आता है। तो वो उसे पूछता है कि आखिर वो गाना उसे कैसे आता है। साथ ही वो उसे बचपन में मिली एक लड़की के बारे में बताता है जिसने उसे एक बेल दिया था। जियांग अपने मन में सोचती है कि जिस बच्चे से वो बचपन में मिली थी वो कॉमिक में कैसे हो सकता है, इसीलिए उसे उसका फेस इतना फेमिलियर लगा था और वो घंटी भी जानी पहचानी लगी थी। वो सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर इग्नोर करके दोनों स्टार्स देखने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यान की आंख खुलती है तो उसे पता लगता है कि जियांग नहीं है, वो तो रिपोर्टर्स से घिरी हुई है और उनके बीच में काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। वो उससे उसकी मॉम के बारे में सवाल पूछ रहे थे तो यान आकर जियांग को अपने साथ बजाकर ले जाता है। जियांग काफी ज्यादा नर्वस हो गई होती है तो वो उसे जाकर घर पे सुला देता है और फिर अपने सेक्रेटरी से जाकर पूछता है कि आखिर रिपोर्टर्स किसने बुलाए थे। तो उसका सेक्रेटरी बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट ने। वाइस प्रेसिडेंट जोना आकर यान पर चढ़ जाती है कि क्या वो अपना रिवेंज मिशन भूल गया है जो उसके प्यार में पागल हो रखा है और ये काम तो उसे काफी पहले ही कर देना चाहिए था। पर यान उसे समझाता है कि जैसा उन्होंने जियांग को समझा था वो वैसी नहीं है, काफी ज्यादा इनोसेंट है। इनफैक्ट उसे तो कुछ पता ही नहीं है किसी भी चीज के बारे में। जोना को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसकी सारी करतूतों के बारे में बोलने लग जाती है और कहती है कि क्या इस बारे में जियांग को पता है और अगर पता चलेगा तो क्या होगा। जबकि पीछे से जियांग ने ये सारी बातें सुन ली थी और उसे काफी हर्ट होता है। इससे पहले कि यान उसे कुछ समझा पाता वो काली पैरी घर से निकल जाती है। बाहर निकलकर सोच रही होती है कि वो कितनी बेवकूफ है, वो थोड़ी ना जियांग है और वैसे भी खाली पैर में आने की क्या जरूरत थी, कितनी तकलीफ हो रही है ना। और फिर सोचती है कितना बदतमीज है, मेरे पीछे भी नहीं आया मुझे पकड़ने के लिए, मैं कुछ भी नहीं उसके लिए। तभी उसके पास से जूही की कार गुजरती है और वो उससे पूछता है कि खाली पैर में क्या करी हो। वो कहती है तुम्हारा काम नहीं है, दफाओ यहाँ से। वो जाने लगता है लेकिन फिर जियांग को उस हालत में देखता है तो कार रिवर्स करके जियांग को गोद में लेकर वहां से ले जाने लगता है और जब ये चीज यान देखता है तो गुस्से के मारे तमतमाने लगता है। सीन दिखाया जाता है कि जूही जियांग को अपने घर ले जाता है, उसके लिए शूज बाय करके लाता है और उससे उसके बेबी का पूछता है। जियांग उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता लगा, तो वो उसे न्यूज दिखाता है। न्यूज में उसने मेकअप नहीं लगाया था तो इस चीज का अफसोस करने लगती है। यहाँ जूही अपने और नुआन के ब्रेकअप के बारे में उसे बता देता है। जियांग पूछती है कैसे हुआ, तो वो कहता है कि उसने कल रात को किसी और के साथ उसे चीट करते हुए देख लिया था। यहाँ जियांग सोचने लगती है कि ये हमेशा जिस लड़की के साथ रहता है उसके साथ ब्रेकअप क्यों कर लेता है, ये ड्रामा है कि क्या है, मैं क्या पढ़ के आई थी और क्या चल रहा है। तभी जूही जियांग को प्रपोज कर देता है कि क्या वो फिर से साथ हो सकते हैं। तो इस बात पे वो चिढ़ जाती है और कहती
कहती है कि तुम ही थे ना जिसने तोड़ा था, अब क्यों साथ में आना है। पीछे से यान भी ये सब सुन लेता है और वो कहता है कि मुझे तो ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो आता है, सबसे पहले जियांग के पैरों से उसका शूज निकालता है। ये देखकर जुई की तो बहुत गंदी वाली जल जाती है। उसके बाद यान जियांग को कैरी करता है और वहाँ से जाने लगता है। वैसे हर कोई इसे कैरी क्यों करता रहता है। इधर नुआन जियांग की दुश्मन बन जाती है। यान जियांग को अपने साथ घर ले गया होता है और वो उसे कार से उतरने के लिए कहता है, पर वो उस पर भड़क जाती है कि जाओ, जिसके पास जाना है उसके पास जाओ, मुझसे मुंह मत लगो। पर वो उसका उल्टा करता है, उसको किस कर लेता है। ये देखकर वो सोचती है कि इतना हैंडसम क्यों है, इससे तो गुस्सा भी नहीं रहा जाता, लेकिन जैसे तैसे उसे खुद से दूर करती है। इससे पहले कि यान उसे कुछ कह पाता, उसे वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। यान उसे संभालने जाता है तो वो वहीं बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ यान जियांग को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब उनका ये नाटक अब असलियत बन चुका है। ये सुनने के बाद जियांग सोचती है कि एक ही शॉट में प्रेग्नेंट हो गई मैं। यान जियांग से खाने का पूछता है तो वो उसके लिए खाना मंगा लेती है थोड़ा सा। यान उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा होता है, यहाँ तक कि रात को उसके पास ही लेट जाता है जमीन पर। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी उसकी आंख खुलती है तो उसे देखने को मिलता है यान उसके बगल में लेटा है। तो वो उससे पूछती है कि तुम नीचे सोए थे ना, ऊपर कैसे आए। वो कहता है कि तुम्ही ने बुलाया। वो मानने से इनकार कर देती है। तो वो उसकी एक्टिंग करके बताने लगता है कि कैसे वो उसे बुला रही थी। वो उसका मुंह बंद करा देती है। समझ गई मैं, इतना डिटेल में बताने की क्या जरूरत है। वो हंसने लगता है उसकी हरकतें देखकर। फिर वो दादाजी से मिलने जाती है, जहाँ दादाजी उसे लव का ज्ञान देने लगते हैं। वो दादाजी को हक कर लेती है क्योंकि उन्होंने काफी काम की बात बताई थी उसे। वो अपना वेट चेक करती है। वेट लूज होने पे वो सोचती है कि क्या प्रेग्नेंट होने की वजह से वेट लूज हो गया, लेकिन वो तो मोटा होना होता है ना। फिर वो सोचती है कि शायद उसका रियल वर्ल्ड में जाने का टाइम आ गया है, इस वजह से उसका वेट कम हो रहा है। काफी खुश हो जाती है ये सोचकर। तभी उसके पास जोना का मैसेज आता है। नेक्स्ट सीन में वो जोना से मिलने जाती है। जोना को देखकर सोचती है कि ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, अगर लव लाइवल बन गए तो ये तो जीत जाएगी। जोना उसे मिलकर बताती है कि यान काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, वो उसे काफी ज्यादा प्यार करता है। जियांग जब उससे पूछती है कि वो उसे क्यों बता रही है, तो जोना कहती है कि वो भी यान को लाइक करती थी, लेकिन यान उसे ज्यादा प्यार करता है, इस वजह से वो उसे बता रही है। जब घर पहुंचती है तो देखती है कि यान ने अपना सारा सामान उसके रूम में शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि अब से वो वहीं रहेगा। जब वो ड्रेस चेंज करके आकर देखती है तो यान बैठकर स्टडी कर रहा होता है। उसे लगता है कि ऑफिस का कोई काम कर रहा है, लेकिन जब वो पास जाती है तो उसे पता लगता है कि वो पेरेंट्स बनने की क्लासेस ले रहा है। ये देखकर हंसने लगती है। यान उसे खुद ज्वाइन करने का कहता है। जब वो भी सुनने लगती है तो लेक्चर सुनते सुनते ही सो जाती है। वो उसकी क्यूटनेस को देखकर उसके फॉरहेड पे किस करता है। मॉर्निंग में जब जियांग की आंख खुलती है तो उसे नोट मिलता है यान का, जिसने कहा था कि ब्रेकफास्ट रखा है, कर लेना। वो खुश हो जाती है। वो अपना फोन चेक करती है जिसपे उसके बेस्ट फ्रेंड किम ने उसे आने का मैसेज किया था। वो उसके साथ बहुत दूर जाती है, बीच साइड पे, जहाँ काफी सारी प्रिपरेशन हो रखी थी। उसे समझ नहीं आता ये किस चीज की प्रिपरेशन है। उसमें पीछे से उसका बेस्ट फ्रेंड गायब हो जाता है। वो ये देखकर और डर जाती है। तभी पीछे से यान आता है जो कि उसे प्रपोज करता है। वो काफी ब्यूटीफुल सा स्पीच देता है। ये सुनने के बाद जियांग कहती है कि हम तो ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर प्रपोज करने की क्या जरूरत है। वो कहता है कि सॉरी लेट हो गया, लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ उसी के साथ स्पेंड करना चाहता है। जब जियांग ये सुनती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। वो उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जब यान जियांग के पास पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि डॉक्टर ने कहा है कि दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। यान उसे संभालता है। तभी वहाँ ओवर एक्टिंग करते हुए अंकल आ जाते हैं, जैसे कितना दुख है उन्हें, और वो कहते हैं कि दादाजी की ऐसी हालत है, तुम भी नाजुक घड़ी में हो, तो कंपनी को कौन संभालेगा। यान कहता है कि जियांग है ना, वो संभाल लेगी। पर अंकल कहते हैं कि ये तो काफी छोटी है और इसको तो कंपनी की कोई समझ ही नहीं है, इसके तो शेयर्स भी कम है। एक काम करना, अपने शेयर्स मुझे दे देना, मैं कंपनी संभाल लूंगा। पर यहाँ यान बात संभालते हुए कहता है कि वो जियांग को सब कुछ समझा देगा और वो उसके साथ है, वो उसको सपोर्ट करेगा, तो सब लोग उसकी बातों पर यकीन करेंगे। अपना प्लान चौपट होते हुए देखकर तो अंकल की हालत ही खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में अंकल को दिखाया जाता है जो कि नुआन के साथ मिल गए होते हैं और उससे बात करके ये डिस्कस करे होते हैं कि उन्हें यान को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि वो कंपनी का रोड़ा बनते जा रहा है। नुआन भी एक अच्छा सा प्लान बना लेती है उसे फंसाने के लिए। नेक्स्ट सीन में अंकल ने कॉल करके जियांग को होटल बुला लिया होता है और वो उसके कान भरने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ रूम में जाते हुए देखा है। और फिर वो उसे ले जाकर चेक कराने जाते हैं। पर अंदर जाकर तो खुद ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई लड़की नहीं बल्कि असिस्टेंट था। तो ये देखकर वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। पर यान उसे धमकी दे देता है कि उसे पता है कि किसने क्या कांड किया है, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाए। अंकल दांत पीसते हुए बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ जोना आती है जो बताती है कि ये उसके अंकल का प्लान था दोनों को फंसाकर रूम में बंद कराने का। पर उसने पहले ही भांप लिया था कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिला रहे हैं उसके अंकल, तो इस वजह से वो उसकी चाल में नहीं आए। जियांग समझ जाती है कि अंकल कोई और बड़ा गेम प्लान करने वाले हैं, तो वो ले जाकर यान को उनकी दी हुई गाड़ी दिखाती है और उन्हें सच बताने ही वाली होती है कि उससे पहले बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब उसे होश आता है तो यान उसे बताता है कि उसकी और ज्यादा तबीयत खराब होने वाली है, तो वो लोग कल डॉक्टर के पास जाएंगे। पर जियांग पहले ऑफिस जाने की बात करती है तो वो उसे मेडिसिन दे देता है। नेक्स्ट डे जब वो मीटिंग में होती है तो वो काफी ज्यादा खांस रही होती है। इस चीज का फायदा उठाकर अंकल बोर्ड मेंबर्स को भड़का देते हैं कि जियांग की तबीयत खराब है, वो कंपनी नहीं संभाल सकती। बोर्ड मेंबर्स भी अंकल की बातों में आ गए होते हैं, लेकिन उतने में दादाजी आ जाते हैं। दादाजी को देखकर अंकल की हालत खराब हो जाती है। उन्हें तो लगा था कि दादाजी टपकने वाले हैं, पर दादाजी को उनकी सारी की सारी करतूतों का पता लग गया होता है और यान भी वहाँ प्रूफ लेकर आ जाता है। अंकल अभी भी डिनाई कर रहे होते हैं, तो यान उनकी सारी पोल पट्टी खोल के रख देता है। तो वो यान पर ही चढ़ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते यान उन्हें काबू में ले आता है। अंकल की हरकतों से जियांग इतना ज्यादा डर गई होती है कि यान उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जियांग उसे सारा सच बता देती है कि वो रियल वर्ल्ड से बिलोंग करती है, इस वर्ल्ड की नहीं है। धीरे धीरे उसका वेट लूज होते जा रहा है, वो हल्की होते होते यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी। उसे लगता है कि यान उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करेगा, पर यान तो उसकी सारी बातों को बिलीव कर रहा होता है, क्योंकि उसे भी उसकी
पर्सनालिटी में थोड़ा चेंजेस देखने को मिला था। जियांग उसका मूड ठीक करने के लिए उसे डेट पे चलने को कहती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों डेट पर जाते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यान जियांग को ढूंढ रहा होता है तो दादाजी उसे बताते हैं कि वो बाहर गई हुई है। तभी यान के पास जुई आता है और वो कहता है कि शायद जियांग किसी मुसीबत में है क्योंकि उसके पास नुआन का कॉल आया था जिसने उसे दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए कहा था। यान ये सुनते ही जियांग के पीछे भाग जाता है उसे बचाने के लिए। इधर जियांग को दिखाया जाता है जो कि उसी स्पोर्ट्स कार में होती है नुआन के साथ। नुआन उसे कहती है कि तुम्हारे अंकल की वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई है। हमारे अंकल ने तुम्हारी वजह से मेरे साथ गलत किया था, जिसकी वजह से मेरे पास एक जुई था, वो भी मुझसे दूर चला गया। तुम्हारी लाइफ में सब कुछ है और मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी लाइफ में हेल बना दूंगी। ये बोलकर वो स्टीयरिंग घुमाने लगती है जिससे गाड़ी डिसबैलेंस होकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जियांग सोच रही थी कि क्या उसकी डेस्टिनी चेंज नहीं हो सकती। उसकी आंखें बंद होने से पहले वो अपनी आंखों के आगे यान को देखती है जो कि उसे बचाने आ गया था। वो अपने आंखों के सामने यान को रोता हुआ देख पा रही थी। तभी रियल वर्ल्ड में उसे होश आ जाता है और उसकी मॉम उसे बताती है कि जिस दिन से उसे करंट लगा था उस दिन से वो कोमा में थी। जियांग समझ जाती है कि वो रियल वर्ल्ड में वापस आ गई है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां उसके एडिटर उसे कॉल करके उसका हाल पूछ रहे होते हैं। वो अपने एडिटर को कहती है कि वो रिजाइन करना चाहती है, वो अब आगे से कोई कॉमिक नहीं लिखेगी, पर उसके एडिटर उसे मना कर देते हैं ये कहते हुए कि वो अपना पोस्ट छोड़ रहे हैं क्योंकि कोई और नया एडिटर आ गया है उनके ऑफिस का और उसे प्रमोट कर दिया गया है। आगे से वो उसकी राइटिंग कंटिन्यू कर सकती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनने के बाद वो सोच रही होती है वो अचानक से इतनी लकी कैसे हो गई। तभी वो ऑफिस पहुंचती है। वहां जाकर उसे दादाजी देखने को मिलते हैं। वो दादाजी को दादाजी बुला रही होती है पर वो उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वो तो रियल वर्ल्ड में नुआन के दादाजी थे और नुआन भी उसे नहीं पहचान पाती। थोड़ी और आगे जाती है तो उसे वहाँ जुई भी देखने को मिलता है लेकिन वो भी उसे नहीं पहचान पाता। वो सोचती है कि क्या वो सपने में है। यहाँ सब लोग कॉमिक वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में कैसे आ गए और कोई भी उसे नहीं जानता। वो एडिटर के ऑफिस में जाती है तो एडिटर उसे बताता है कि न्यू चीफ एडिटर आए हैं जो कि उसके काम से काफी ज्यादा खुश हैं और उन्होंने उसे प्रमोट किया है। तभी उसकी नजर टेबल पे रखे हुए इस बेल पे पड़ती है तो वो पूछती है किसका है। वो बताते हैं न्यू चीफ एडिटर का। तो ये देखने के बाद वो बाहर दौड़ती है क्योंकि ये बेल यान का था और वो समझ जाती है कि यान भी आसपास है। वो बाहर निकलकर काफी देर तक यान को ढूंढती है। जब उसे नहीं मिलता तो थक कर रुक जाती है। तभी पीछे से यान उसे आवाज मारता है। यान को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यान उसे मिसेस गू कहकर बुलाता है। इसका मतलब यान को भी सब कुछ याद है और वो यहाँ फिर से उसे फ्लावर देकर प्रपोज करता है। वो इस बार भी एक्सेप्ट कर लेती है और एक प्यारी सी किस के साथ हमारी इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये क्यूट सी लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।